नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शाम के 6 बज चुके हैं तो शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज शो लोकतंत्र। आज 6 दिसंबर, अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने की तारीख। इस मौके पर अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर एहतियातन अलर्ट पर रहे। तो हैदराबाद में अयोध्या पर हंगामा होता दिखा। हैदराबाद में बैठे भड़काऊ भाईजान ये कहते सुनाई दिए कि बाबरी की याद पीढ़ियों को भूलने नहीं देंगे। लिहाजा लोकतंत्र में शुरुआत उसी से। आज इस सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, क्या अयोध्या की याद को कट्टरपंथी जमात के दिल में जिहाद के उकसावे का हथियार बनाया जा रहा है? बानवे की बरसी पर उठी 30 साल की टीस। अयोध्या की याद में क्या मथुरा ने डराया? बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। काशी में मौन की चाह, हैदराबाद में बवाल। बानवे की याद, दिल में जिहाद। आज 6 दिसंबर है। अयोध्या में विवादित ढांचे की ध्वस्त होने की तीसरी बरसी। इस मौके पर राम जन्मभूमि से आई एक तस्वीर ने हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को अंदर खाने सुलगा दिया और जिहादी तेवर में उनकी जुबान फिर बोल उठी, आने वाली पीढ़ियों को बाबरी को नहीं भूलने दूंगा। भड़काऊ भाईजान के शहर की फिजा में बुरके में बवाली गूंज उठती सुनाई दी। सड़क पर उतरी प्रदर्शनकारी मुस्लिम महिलाएं हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में दुकानें बंद करवाती नजर आईं। अयोध्या में रामलला की जमीन पर फिर से मस्जिद तामील करने की कस्में खाती नजर आईं। फरामोश न कर दे, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला ना जाने दे। सवाल तो ये है कि जिहादी प्रदर्शन के पीछे शह किसकी है? आखिर हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके को 6 दिसंबर की तारीख की याद को जिहादी अंदाज में याद दिलाने की वजह क्या है? जब राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर माथे पर कबूल करने का वादा भी हुआ, इरादा भी हुआ। इसका जवाब अयोध्या से आज आई ये तस्वीर हो सकती है। इस तस्वीर में रामलला के गर्भगृह की ताजा झलकियां हैं, जिसे देखकर राम भक्तों की जुबान से श्रद्धा में डूबकर जय श्री राम का नारा निकल रहा है। बानवे की बरसी पर अयोध्या से लेकर यूपी के कई शहरों में प्रशासन अलर्ट में दिखा। वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सख्त इशारा दिया कि माहौल बिगाड़ने की कट्टरपंथी सोच वाली साजिशें अपनी हद में रहे। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और सभी होटल दावा वगैरह की चेकिंग भी हो रही है। और हम लोग का अभी मैंने निर्देश दे चुका हूँ, पूरा जनपद में आना जाना वाला सभी 4 व्हीलर्स को ऊपर निगरानी सुबह से चल रही है। और जिसका हम लोग चेकिंग अच्छी तरीके करिए, हमारा पूरा जनपद पूरा अच्छी तरीके पूरी चेकिंग करिए। और साथ साथ अभी हम लोग लगातार शाम को टाइम बदल कर पूरा टीम कर रही है। सर, एम्बा को लेकर तरह तरह के आयोजन कहीं न कहीं दोनों धर्मों के मुताबिक हुआ होता है, क्या इस पर कोई रोक है? इस तरह का कोई बात कहीं भी ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग को अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कहीं भी इस तरह का। उधर अयोध्या की बरसी पर एक प्लान ने मथुरा को भी अलर्ट कर रखा था। ये ऐलान हिंदुवादी संगठनों का था, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के पास जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा किया था। इसी के बाद मथुरा का शाही ईदगाह इलाका पुलिस की छावनी बना नजर आया और प्रदर्शनकारियों को पुलिस एहतियातन पहले हिरासत में लेती दिखी। मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही। लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़रबंद रखा है। जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। पुलिस ने आगरा में भी एक विवादित वीडियो के वायरल होने पर हिंदुवादी संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इधर कट्टरपंथी जमात की प्रतिक्रिया ये सवाल उठाती दिखी कि क्या अयोध्या की आड़ में मुस्लिम तबके को अब मथुरा का डर दिखाया जा रहा है।
2024 के चुनावी चक्रव्यूह में मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी सियासत खुलकर इस दांव को भुनाती दिख रही है। 14 दिसंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या पहुंच रही है। उससे पहले राहुल सीता का मुद्दा उछाल रहे हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। और तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल गांधी जी से बीजेपी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जो लोग नकली हिंदू बन रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर जाते हैं, वोट के लिए मंदिर जाते हैं, वो बीजेपी को संदेश देने का और बीजेपी को कोई अपनी तरफ से एक बिना वजह के सलाह देने का ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में जो समाज की छवि, समाज में जो छवि बनी है और कांग्रेस की क्या छवि है, ये पूरा देश जानता है। चुनावी सियासत में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी ने जनेऊधारी अवतार लिया, मंदिरों की खूब परिक्रमाएं की और अब कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का करीब करीब आधा पड़ाव पार कर लिया। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो बीजेपी की घेराबंदी के लिए अब राहुल सीता की सियासत पर उतर आए हैं। मां सीता की आड़ में राहुल के सियासी वार की वजह समझ लीजिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रही है। ठीक इससे पहले राहुल ने संघ और बीजेपी की घेराबंदी के लिए सीता वाला सियासी बयान दिया है। सवाल ये है कि अयोध्या की धरती से संघ बीजेपी की घेराबंदी के लिए राहुल जो दाव चल रहे हैं, वो चुनावी चक्रव्यूह में दम तोड़ रही कांग्रेस में क्या नई जान फूंक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुजरात से हिमाचल तक, तैयारी से नतीजे तक, 100 घंटे, न घड़ी रुकेगी न हम। ग्राउंड जीरो से स्टूडियो तक 100 घंटे नॉनस्टॉप कवरेज, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। और लोकतंत्र में वक्त स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको रूस यूक्रेन की वॉर जोन से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएगी। खबर है कि रूस और यूक्रेन में बीते 10 महीनों से जारी जंग का लास्ट चैप्टर यानी आखिरी अध्याय खुल चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। और पुतिन ने ऐसा क्या किया कि अब अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन का वजूद मिटने का डर सताने लगा। वॉर जोन से टाइम्स नाउ नवभारत की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप तमाम चीजें देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध का लास्ट चैप्टर। दो 2022 की सबसे बड़ी जंग का फुल एंड फाइनल। क्रीमिया ब्रिज पर वर्ल्ड वॉर का सायरन ऑन। बम, बारूद और मिसाइल के शोर के बीच यह तस्वीर यूक्रेन और उसके मददगार मुल्कों के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। यह वार्निंग है पश्चिमी मीडिया के लिए, जो पुतिन के बीमार होने का दावा कर रही थी।
ये वार्निंग क्यों और क्या है आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को समझ लीजिए। ये तस्वीर क्रीमिया पुल की है, वही पुल जिस पर 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने हमला कर उड़ा दिया था। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और 7 महीने बाद 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज को धमाके के जरिए उड़ा दिया था। यह ब्रिज रूस के लिए बेहद अहम था क्योंकि इसी रास्ते रूस अपने सैन्य बलों को क्रीमिया तक भेजा करता था। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिहाज से भी रूस के लिए यह ब्रिज मायने रखता था। इस ब्रिज को उड़ाने की वजह से पुतिन को बेहद बड़ा धक्का लगा था। क्रीमिया पुल पर इस हमले के बाद पुतिन ने एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए तो दूसरी तरफ क्रीमिया पुल को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। करीब 1.5 महीने बाद राष्ट्रपति पुतिन क्रीमिया पुल पर पहुंचे। क्रीमिया पुल पर रूस के राष्ट्रपति के दौरे का यह वीडियो रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है। क्रेमलिन की ओर से शेयर किए गए वीडियो में व्लादिमीर पुतिन को मर्सिडीज कार ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ दूर जाकर पुतिन पैदल भी चले और निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों से बात भी की। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करके अपने कब्जे में ले लिया था और इसके बाद ही पुतिन ने क्रीमिया के समंदर में कर्च ब्रिज का निर्माण कराया था, जो बेहद अहम माना जाता है और क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। यही नहीं, इस पुल के जरिए ही रूस और क्रीमिया को जोड़ने का एक रास्ता बना, जिससे रूस को काफी फायदा हो रहा था। पुतिन का लाउड एंड क्लियर मैसेज। अब आपको इन तस्वीरों के मायने बताते हैं कि आखिर इन तस्वीरों के सामने आने का मतलब क्या है। तो बता दें कि ये यूएस, ब्रिटेन जैसे उन पश्चिमी मीडिया को लाउड एंड क्लियर संदेश है कि उनका प्रोपेगेंडा काम करने वाला नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने पहले पुतिन के बीमार होने की खबरों को तरजीह दी, तो फिर उनके सीढ़ी से गिरने की खबरों को मीडिया में उछाला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ब्रिटेन, यूएस और पश्चिमी देशों से हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने कभी कहा कि पुतिन को कैंसर हो गया है, कभी उनके बीमार होने की खबर उड़ाई गई, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर जाकर वहां गाड़ी चलाकर पुतिन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि उनको हल्के में लेने की गलती न किया जाए। पुतिन की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोलैंड और नाटो जैसे देशों में दहशत का माहौल है, क्योंकि पुतिन जब जब भी बाहर आते हैं कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होता है और इस बार भी कुछ बड़ा होने की आहट शुरू हो गई है। वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद का है, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस पहुंचे थे। इन तस्वीरों ने दुनिया भर की निगाहें अपनी ओर खींच ली थी। वीडियो में पुतिन के साथ खड़े एक शख्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। अप्रैल में सामने आए इस वीडियो से पहले भी एक बार पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए थे। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सामने आई इन तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया था। इधर युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबसों पर हमला किया है, जिसमें एक रूसी सैनिक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जो रूसी जेट के क्षतिग्रस्त होने की हैं। रूस ने दावा किया है कि ये हमले यूक्रेनी ड्रोन से किए गए। यूक्रेन के इन हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना ने देरी नहीं की और एक के बाद एक 70 मिसाइलें यूक्रेन के ठिकानों पर दाग दी। एयरबेस अटैक पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। इस बार भी रूसी आर्मी ने यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस बार भी निशाना पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे ही रहे।
जिससे यूक्रेन सर्दियों में पानी और बिजली के लिए तड़प जाए। узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резерва вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. एयरबेस पर हमलों ने रूस को एक बार फिर से आग बबूला कर दिया है। रूसी सेना ने जैसा बदला क्रीमिया पुल का लिया था, ठीक उसी तरह एयरबेस पर हमले का भी लिया। रूस ने 70 मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइलों में 38 मिसाइलें Tu-95MS एयरक्राफ्ट से दागी गईं। इन मिसाइलों में KH-101 और KH-555 शामिल ब्लैक सी से दागी गईं। 22 कैलिबर क्रूज मिसाइल Tu-23M3 बॉम्बर से और 3 KH-22 मिसाइल Su-35S फाइटर जेट से, 6 KH-59 और 1 KH-31P मिसाइल से दागी गई। यूक्रेन पर रूस का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी रूसी सेना ने यूक्रेन पर कई बड़े मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक कब 10 अक्टूबर 83 मिसाइलों से अटैक, कीव समेत 9 शहरों पर हमला। कर्च ब्रिज अटैक का लिया बदला। 16 नवंबर 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक, कीव, खार्किव और लवीव पर हमला। पावर प्लांट को बनाया गया निशाना। 5 दिसंबर 70 से ज्यादा मिसाइल अटैक, कीव समेत कई शहरों पर हमला। बिजली पानी सप्लाई ठप करने की कोशिश। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के लिए 5 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बड़ी वजह है संधि। 5 दिसंबर 1994 को रूस, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच बुडापेस्ट में एक संधि हुई थी। दिसंबर 1994 को यूक्रेन ने बुडापेस्ट संधि पर साइन किए। यह संधि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ हुई थी, जिसमें यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले परमाणु हथियार छोड़ने का फैसला किया। 6 सूत्रीय मेमोरेंडम में लिखा गया था कि रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं की स्वतंत्रता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर आने वाले खतरे या उस पर होने वाले बल प्रयोग से बचाने की जिम्मेदारी लेंगे। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका किसी भी हथियार का इस्तेमाल कभी भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं करेंगे। 5 दिसंबर 1994 से पहले यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी परमाणु शक्ति थी। बुडापेस्ट संधि क्या है? 5 दिसंबर 1994 को यूक्रेन ने संधि पर साइन किया। यूक्रेन और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के बीच संधि हुई। यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले परमाणु हथियार छोड़ा। संधि के मुताबिक तीनों देश यूक्रेन की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, यूक्रेन पर आने वाले खतरे से बचाने की जिम्मेदारी लेंगे। तीनों देश किसी भी हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन पर नहीं करेंगे। 5 दिसंबर 1994 से पहले यूक्रेन तीसरी बड़ी परमाणु शक्ति थी। रूस ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को जुलाई तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद जताई है, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि अगले 2 महीनों में क्रीमिया ब्रिज को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा और फिर क्रीमिया को रूस से छीनकर वापस यूक्रेन में मिला लिया जाएगा। पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए पुतिन क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने साफ संदेश दिया कि कर्च ब्रिज पर हुए एक छोटे से हमले के बाद कैसे सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन के ऊपर गिरे हैं और अगर इस पुल पर और बड़े धमाके की कोई कोशिश की गई या फिर इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पश्चिमी देशों के ऊपर ऐसा खौफनाक हमला होगा कि पश्चिमी देशों की कई पीढ़ियां इसे लंबे वक्त तक याद रखेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया। अमेरिका रूस से सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहा है। क्या है वो झटका, आपको दिखाते हैं। पुतिन से डर गए बाइडेन। रूस के आगे अमेरिका का सरेंडर। ज़ेलेंस्की को बाइडेन का झटका। रूस को सबक सिखाने का दम भर रहे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिका की एक नई चाल का खुलासा होने से महायुद्ध में यूक्रेन बैकफुट पर है। ज़ेलेंस्की ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर एक दो दिन में सरेंडर ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन से डायरेक्ट पंगा लेने के मूड में बाइडेन भी नहीं है। शायद बाइडेन को भी एहसास हो गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रौद्र रूप वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक तबाही ला सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है बड़ा खुलासा। यूक्रेन को कम ताकतवर अमेरिकी हथियार देने का खुलासा। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जिन हिमार्स रॉकेट लॉन्चर से रूसी हमले का जवाब दे रहा है वो उतने ताकतवर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भेजने से पहले उन्हें मॉडिफाई कर दिया था, यानी उनमें तकनीकी बदलाव करके उसकी मारक क्षमता कम कर दी गई थी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हिमार्स रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट रूस के भीतर न जा सके, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर यूक्रेन अमेरिकी रॉकेट सिस्टम से रूसी शहरों को निशाना बनाता है तो अमेरिका को रूसी गुस्से का सामना करना पड़ जाएगा। जंग के मैदान में अब तक हिमार्स सिस्टम यूक्रेन के लिए कारगर साबित हुआ है। हालांकि इसके जरिए यूक्रेनी सेना रूस को सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके में ही नुकसान पहुंचा पाई है। अमेरिका ने यूक्रेन को 20 हिमार्स भेजे थे। हिमार्स में 400 किलोमीटर तक अटैक करने की क्षमता होती है, लेकिन यूक्रेन को मिले हिमार्स 100 किलोमीटर से दूर हमला नहीं कर पा रहे हैं। रूस शुरुआत से अमेरिका को चेताता रहा है, यूक्रेन के साथ उसकी साठगांठ के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और तो और पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे रखी है। कोरोना की वजह से पहले ही पटरी से उतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था एटमी अटैक का प्रहार नहीं झेल पाएगी। इसलिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की मदद करते हुए भी पुतिन की खींची लाल रेखा को क्रॉस नहीं किया है। तो यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी ड्रोन को लेकर एक अहम खबर सामने है, और खबर ये कि कनाडा ने ईरान पर उसके पार्ट्स चोरी करने का आरोप लगाया। कनाडा ने दावा किया कि रूस जिन ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उसमें कनाडा के द्वारा बनाए गए पुर्जे भी शामिल हैं। अब वो क्या क्या आरोप हैं, जरा आपको एक एक करके वो आरोप बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि ईरानी ड्रोन में कनाडा के द्वारा निर्मित पुर्जे मिले हैं। वो ड्रोन है शाहिद 136 ड्रोन। ये शाहिद 136 ड्रोन जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उन्हीं ड्रोन्स में इनके पार्ट्स मिले हैं, जिसके बारे में दावा किया है कनाडा ने कि वो कनाडा में निर्मित है। आपको याद होगा कि ईरानी ड्रोन शाहिद 136 बड़ी मात्रा में दिया गया था, जो कि इस युद्ध में एक पिवटल रोल निभा रहा है, यानी कि एक अहम किरदार निभा रहा है दूसरे सेना को ध्वस्त करने के लिए। नाम है शाहिद 136 ड्रोन, जिसमें कनाडा के पार्ट्स का इस्तेमाल करने का दावा कनाडा ने किया है, और ईरानी ड्रोन के ऊपर कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया। आरोप यह भी कि सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि ये टेलिस्मैन वायरलेस कंपनी है जो कि कनाडा की कंपनी है, यही कंपनी जो पुर्जे बनाती है उन्हीं पुर्जों का इस्तेमाल किया गया इस ईरानी ड्रोन में, और यही दावा करती है टेलिस्मैन कंपनी। और टेलिस्मैन कंपनी अपने आप में हैरान है कि शाहिद 136 में उसके द्वारा बनाए गए पुर्जे कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कनाडा के पार्ट ईरान कैसे पहुंचे, इस बात को लेकर के जांच तेज हो रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर
कनाडा ऐसा कोई एक्सपोर्ट ईरान को नहीं करता जिसमें ऐसे किसी पुर्जे को इसका इस्तेमाल किया जाता हो या ऐसे किसी पुर्जे को भेजा जाता हो ईरान में। इसी को लेकर के अब जांच शुरू हो गई है। कनाडा की टेलिस्मैन कंपनी ये पुर्जे चोरी करने के आरोप लगा रही है और कनाडा की सरकार और टेलिस्मैन कंपनी अब मिलकर के जांच कर रही है कि ईरानी ड्रोन शायद 136 तक अगर हमारे पुर्जे पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्योंकि इस युद्ध में रूस इस्तेमाल कर रहा है शायद 136 का और कनाडा साथ खड़ा हुआ है इस पूरे युद्ध में यूक्रेन की। तो जो देश रूस के साथ नहीं वो देश उसी देश के पुर्जों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यह सवाल है और इसी की जांच अब टेलिस्मैन कंपनी और कनाडा सरकार मिलकर कर रहे हैं। तो रूस यूक्रेन जंग से एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल रूस की मोबिलाइज्ड आर्मी की वॉर ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया है। इसी वॉर ट्रेनिंग में यही ट्रेनिंग करते हुए फैगेट एंटी टैंक मिसाइल से लाइव फायरिंग करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रूस की तरफ से एक बड़ी फ्लीट तैयार की जा रही है यूक्रेन की जंग में हिस्सा लेने के लिए और बहुत जल्द खबर यह है कि कई हजार की तादाद में नए सैनिकों को, जो ट्रेंड सैनिक हैं, उनको इसी युद्ध के मैदान में रूस उतार सकता है। उन्हीं सैनिकों का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल ट्रेनिंग देने के लिए। बाल्टिक फ्लीट फायरिंग रेंज ये है जहां पर फैगेट मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है इन नए युवाओं को, इन सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए।